स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू बी टू स्टडी पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम ग्रुप ए के छात्रों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं और पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको हम वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाले हैं। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। दोस्तों, हमारी ये तीसरी वीडियो होने वाली है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस को आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसके लिए हम ये पार्ट 3 वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हम आपको कुल 50 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वेपलर डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज 45, इट इज़ द फॉलोइंग आंसर। एक यौगिक का वाष्प घनत्व 45 है, इसका निम्न में से अणु सूत्र क्या होगा। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है वाष्प घनत्व जो है वो 45 दिया हुआ है। आपको बताना है कि वाष्प घनत्व 45 वाला इनमें से कौन सा यौगिक होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा और याद नहीं करना होगा, आपको केवल समझ लेना है। अगर आपको कोई भी यौगिक का वाष्प घनत्व दिया है तो वाष्प घनत्व का 2 गुना यानी कि 45 का अगर 2 गुना करेंगे तो वो 90 आएगा। वाष्प घनत्व का 2 गुना जो भी आता है वही अणु भार वाला यौगिक जो होगा वही इसका अणु सूत्र होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे कि आप इनमें से किसी भी यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करते हैं, अगर उसका अणु सूत्र इस यौगिक के वाष्प घनत्व का दूना के बराबर आता है तो वो आपका अणु सूत्र उसी यौगिक का वाष्प घनत्व कहलाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर C3H12O आपको दिया हुआ है, तो चलिए हम पहले वाले को ही सॉल्व करते हैं। तो जब आप C का मान रखेंगे तो C यानी कार्बन, कार्बन का क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 6 होता है और परमाणु क्रमांक 6 होता है तो परमाणु भार जो है वो 12 होगा। तो कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे C3 है, प्लस आपका हाइड्रोजन जो कि 1 हो जाएगा और इंटू आपका 14 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे H14 है, प्लस दोस्तों ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु भार 16 होता है। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 12 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, प्लस 14 यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, प्लस आपका 16 आ जाएगा। जब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपका 36 4 40 10 50 10 60 6 66 यानी कि 66 आपका आ जाएगा फर्स्ट वाली यौगिक का अणु सूत्र। तो दोस्तों, अगर आप 45 का 2 गुना करेंगे तो आपका 90 आएगा, पर यहाँ पे हमारा तो 66 आ गया है, यानी कि ये अणु सूत्र जो है इसका वाष्प घनत्व जो नहीं होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वाला निकालते हैं। सेकेंड का निकालेंगे C4H10O, तो इसका क्या आएगा, C4H10O का निकालेंगे तो C का आपका हो जाएगा 12, 12 इंटू 4 प्लस आपका हाइड्रोजन का 1 और 10 परमाणु है इसलिए 10 प्लस आपका ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 12 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 आ जाएगा, प्लस आपका 10 आ जाएगा और प्लस में 16। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 48 और 10 आपका 58 हो जाएगा और 58 और 16 ऐड करेंगे तो ये भी आपका 90 के बराबर नहीं आएगा। चलिए हम नेक्स्ट वाला निकालते हैं। हम तीसरे को ले लेते हैं। तो तीसरा जो हमारा है C5H12O है, तो C का हमारा परमाणु भार 12 है, 12 इंटू 5 प्लस हाइड्रोजन का 1 है और 14 परमाणु यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस ऑक्सीजन का 16। 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे 14 आ जाएगा। दोस्तों, आप अपना आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे 16 और जब इसको आप ऐड करेंगे तो 60 और 16 और 4 20 10 30, यानी कि यहाँ पे आपका 60 आ गया और यहाँ पे आपका 30 आ गया। अब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 60 30 आपका 90 आ जाएगा, यानी कि ये जो 90 आपका आया है वो इसके वाष्प घनत्व के 2 गुने के बराबर आ रहा है। तो दोस्तों, यही होगा इस यौगिक का
अणुसूत्र और यही होगा इसका वाष्प घनत्व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और इसके आगे भी पूछे जाने के चांस है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे वाष्प घनत्व जो है 45 दिया हुआ है, इसका मान हो सकता है चेंज हो, पर आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर का ही सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का जब हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपको बताना है। यहाँ पे Cl2 दिया हुआ है, CaCl2 दिया हुआ है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है और CaO दिया हुआ है। तो इसमें से क्या बनेगा, चलिए इसको हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। आपको यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है CaOCl2 प्लस हमें रिएक्शन कराना है HCl के साथ। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रिएक्शन जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो जब आप CaOCl2 का HCl से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, Ca का जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका Cl के साथ हो जाएगा, यानी आपका CaCl2 हो जाएगा। प्लस में जब आप Cl2 बचा आपका और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बचा हुआ है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो आपका यहाँ पे H2O आ जाएगा और प्लस में आपका यहाँ पे Cl2 बचा हुआ है तो यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। तो ये होगा इसका रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारा जल बच रहा है, CaCl2 बच रहा है और हमारा लास्ट में क्लोरीन गैस बच रहा है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं हमारा CaCl2 बच रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ H2 यानी जल बचा हुआ था और इसके साथ Cl2 यानी क्लोरीन गैस बचा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है CaCl2 ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेड इज फार्मूला। रेड लेड जो है इसका सूत्र क्या है, रेड लेड का फार्मूला क्या है। तो रेड लेड जो है इसका फार्मूला होगा PbO3। Pb जो है ये लेड को दर्शाता है और O3 अगर पूछ लें, अगर केवल आपको O3 पूछ लिया जाए तो O3 किसका फार्मूला है, O3 किसका प्रतीक है, O3 जो है वो किसको दर्शाता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। O3 जो है ये ओजोन को दर्शाता है, ये आपको याद रखना है। वहीं O2 तो आप जानते ही हैं, O2 ऑक्सीजन को होता है, पर O3 जो है वो ओजोन गैस को दर्शाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। तो यहाँ पे हमारा रेड लेड का जो करेक्ट सूत्र है वो होगा PbO3 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द गैस इज़ द मोस्ट एयर पॉल्यूटेंट गैस। कौन सी ऐसी गैस है जो कि वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, वायु को प्रदूषित करने वाली सबसे अधिक विषैली गैस कौन सी है। तो यहाँ पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है जो कि आपकी अम्लीय वर्षा में ये आती है, और H2S दिया हुआ है, CO2 दिया है और CO दिया हुआ है। यहाँ पे 2 बार मिस्ड प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपका CO दिया हुआ है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सबसे अधिक विषैली गैस है इन 4 ऑप्शनों में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सबसे अधिक जहरीली गैस मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज कैटालिस्ट्स फॉर हाइड्रोजाइनेशन ऑफ पीनट्स ऑयल। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो कि कोई भी रिएक्शन, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों मिल करके जल का निर्माण कर रहे हैं, तो उत्प्रेरक जो होता है, अगर आप उत्प्रेरक को रख देते हैं तो उत्प्रेरक क्या करता है, या तो इसकी अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है, बढ़ा देता है, या फिर उसे घटा देता है। उत्प्रेरक का यूज इसीलिए होता है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं, या तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये काफ़ी तेज गति से कार्य करने लगेंगे, बहुत तेज गति से जल का निर्माण करने लगेंगे, या फिर इसकी गति काफ़ी धीमी हो जाएगी। यानी उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो कि किसी भी अभिक्रिया के
वेग में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पे मूंगफली के तेल से हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक जो उपयुक्त होता है वो होता है निकिल। ऑप्शन नंबर 4 आप देख रहे हैं, निकिल जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकिल। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि उत्प्रेरक क्या है और हाइड्रोजनीकरण के लिए निकिल का उपयोग किया जाता है मूंगफली के तेल के लिए। अगला क्वेश्चन है, गैस प्रोड्यूस्ड गैस्पिंग एट द 170 डिग्री सेल्सियस ऑफ एथिल एल्कोहल इन द शीनियर H2SO4, यानी कि सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में एथिल अल्कोहल का 117 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर गैस उत्पादित होता है। कौन सा गैस उत्पादित होता है? तो वो होता है आपका एथिन गैस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यानी एथिन हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने अपने प्रीवियस के कक्षा में पढ़ा होगा, आपने इंटरमीडिएट में या फिर हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपको मैं बता भी देता हूँ। आपको H2SO4 जो है यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराना है 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो जब आप H2SO4 को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करना है, यहाँ पे एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करना है। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। दोस्तों आप अपना आंसर जो है वो लाइव सेक्शन के कमेंट बॉक्स में देते रहिए और उसका आंसर हम देख भी रहे हैं। C2H5OH प्लस आपका हो जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसे आप रिएक्शन कराते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो होता क्या है, आपका C2H5OH है। C2H5 जो है ये रिएक्शन करता है SO4 के साथ और आपका बनता है C2H5SO4 प्लस में आपका बचा OH, यहाँ पे H2 यानी कि आपका C2H5HSO4 हो जाएगा और लास्ट में आपका बचेगा जल यानी कि H2O। ये आपका पहला रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन में आपको C2H5SO4 बन जाता है। तो यहाँ पे आपका C2H5HSO4 हो गया। तो यहाँ पे रिएक्शन हम लिख लेते हैं C2H5HSO4। जब इसे आप दोबारा 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो होता क्या है, आपका बनता है एथिन जिसका सूत्र होता है C2H4। एथिन का सूत्र आप जानते होंगे, C2H4 प्लस आपका इसके साथ साथ C2H4 के साथ साथ क्या बनता है, आपका बनता है H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 आपका लास्ट में फिर से प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका एथिन बन जाता है और ये अभिक्रिया में एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि इस अभिक्रिया के लास्ट में कौन सी ऐसी अभिक्रिया है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसके लास्ट में H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अभिक्रिया कराई जाती है और लास्ट में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त भी हो जाता है। तो आपका यही अभिक्रिया हुआ, यही रिएक्शन हुआ। एथिल एल्कोहल के साथ H2SO4 को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो लास्ट में आपको एथिन के साथ साथ आपको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्राप्त हो जाता है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एथिन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा और आप इस रिएक्शन को भी अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अर्ध आयु काल इसमें ज्ञात करना है और अर्ध आयु काल ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे 100% बनता है, हर साल बनता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिए तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इससे आपके 8 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आते हैं। और रेडियसिज्म इज द सेमी एज 44 days 1 gram of its nucleus will be less than 62.5 mg of less। एक रेडियोएक्टिव का अर्ध आयु काल 44 दिन है। इसके नाभिक का 1 ग्राम कितने दिनों में कम होकर 62.5 मिलीग्राम रह जाएगा? सबसे पहले 62.5 मिलीग्राम को आपको ग्राम में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे मिलीग्राम दिया हुआ है तो मिलीग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे इसके लिए मैंने आपको बताया भी था। आपको जब भी मिलीग्राम में दिखे तो आपको इसको ग्राम में चेंज करने के लिए आपको 100 नहीं बल्कि 1000 से यानी 1000 से डिवाइड करना होता है।
वहीं अगर आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 100 से भाग देना होता है, पर यहाँ पे मिलीग्राम में है तो मिलीग्राम को जब ग्राम में चेंज करेंगे तो आपको 62.5 को डिवाइड करना है कितने से, 1000 से। जब आप इसे डिवाइड करेंगे और इसको जब आप कट आउट करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, जब इसे आप कट आउट करेंगे तो आपका ये 1/60 ग्राम में आ जाएगा, 1/60 ग्राम में आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड नहीं किया ज़्यादा, हम इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। 1/60 16 ग्राम हमारा आ जाएगा किसका, वो 62.5 मिलीग्राम का। 1/60 16 ग्राम हमारा आ गया है। इसके बाद क्या करना है, आपको फार्मूला पता होगा, m=m0 इंटू 1/2 पावर n। दोस्तों m0 क्या है, यानी m0 भी इसे बोलते हैं, तो ये आपका प्रारंभिक द्रव्यमान है। प्रारंभिक द्रव्यमान कितना है, तो प्रारंभिक द्रव्यमान आप देखेंगे यहाँ पे नाभिक का प्रारंभिक द्रव्यमान जो है वो 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है, और आपको m ज्ञात करना है। m यानी m आपको क्या ज्ञात करना है, तो m यानी आपके नाभिक में जो यहाँ पे नाभिक का जो अर्ध आयु क्या काल है वही तो आपको ज्ञात ही करना है। इसका अर्ध आयु काल जो है 44 दिन है, तो इसके नाभिक का 1 ग्राम कितने दिनों में कम होकर 62.5 मिलीग्राम रह जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। m= आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हमने 1 बाई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/60 हमने निकाला था ग्राम में, 1/60 ग्राम में निकाला था हमने, जो कि बाद में इसकी जो 1 ग्राम के बाद यहाँ पे इतनी मिलीग्राम रह जाती है, तो यहाँ पे 1/60 ग्राम। साफ तौर पे आप समझिए कि पहले आपकी जो नाभिक की वज़न जो था वो 1 ग्राम था, और बाद में ये क्या रह गया है, 1/60 ग्राम में रह गया है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे m=m0 इंटू 1/2 पावर n है, तो आपका हो जाएगा, m का मान हम निकाल लिया है कितना, 1/60 ग्राम। तो m का मान जो है हमने निकाल लिया है 1/60 ग्राम, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम डिलीट कर लेते हैं, 1/16 इक्वल टू m0 तो हमें ज्ञात ही करना है, तो यहाँ पे हम m0 का मान 1 रख लेते हैं, क्योंकि नाभिक का जो 1 ग्राम द्रव्यमान है, तो 1/60 इक्वल टू 1 इंटू आपका 1/2 और पावर में n। n जो है वो समय को दर्शाता है। इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1/16 है, तो इसको आप 1/2 पावर 4 लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। 1/2 पावर 4 लिख दें अगर हम, तो ये आपका वही आएगा, यानी 1/16 ही आएगा, इक्वल टू आपका 1 इंटू 1/2 पावर n तो है ही, ठीक है। तो अगर आप चाहें इसे, दोस्तों ध्यान समझिएगा, अगर आप चाहें तो 1/2 पावर 4 है, तो इसे आप इस प्रकार भी तो लिख ही सकते हैं, 1/2 पावर 4 ये भी लिख ही सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों का दोनों ही एक जैसा ही देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे भी आपका 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 ही है, दोनों इक्वल है। और यहाँ पे n की तुलना जब हम 4 से करेंगे, जब हम n की तुलना करेंगे इस वाले पॉइंट से, तो हमारा n का जो मान है वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने n का जो मान है वो 4 निकाल लिया है। दोस्तों हमने n यानी अर्ध आयु काल की संख्या को निकाला है, n=4 आया है, पर हमें ज्ञात करना है कि कितने दिनों में वो कम होकर 1/60 ग्राम रह जाता है, यानी कि 162.5 मिलीग्राम रह जाता है। तो n= हमारा 4 आया हुआ है, हमें ज्ञात करना है इसका दिनों की संख्या को। तो आपका अर्ध आयु काल ज्ञात करने का फार्मूला होता है T=12 ये फार्मूला तो आप बहुत ही अच्छे जानते होंगे अर्ध आयु काल ज्ञात करने के लिए, तो इसी पे हम सॉल्व करने वाले हैं। T=T12, और T12 का जो मान है वो दिया हुआ है अर्ध आयु काल, यानी T12 यहाँ पे अर्ध आयु काल नाम से ही प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पे T12 भी है, तो T12 इंटू n हो जाएगा। तो T=T12 का मान है 44 इंटू n का मान हमने निकाला है 4। जब आप 44 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 44 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 44 में 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 176, 176 आ जाएगा, जो कि हमारा यही होगा करेक्ट आंसर। यानी 176 दिनों में आपका 1 ग्राम जो नाभिक है वो कम होकर के 62.5 मिलीग्राम रह जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सोर्स ऑफ इंटाक्सोन यानी इंसुलिन जिसे कहा जाता है वो क्या है। इंटाक्सान इंसुलिन का स्रोत कौन सा है। आपको इसमें चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें कि वनस्पति यानी कि प्लांट, दूसरा ऑप्शन आपको दिखना है जंतु यानी एनिमल, तीसरा है आपका खनिज यानी कि मिनरल्स, और चौथा ऑप्शन है क्या, सिंथेग टॉक जिसे बोला जाता है, सिंथेक टग। तो एंटाटॉक्सिन यानी इंसुलिन का स्रोत इसमें से जो है वो कौन सा होगा आपको बताना है। तो जंतु यानी एनिमल जो है वो एंटीटॉक्सन यानी कि इंसुलिन का मुख्य स्रोत माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो हमारा है ये हो जाएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, बायोगैस इज़ वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स यानी किसान सिंस। बायोगैस किसानों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि, इसका कारण क्या है। बायोगैस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बायोगैस जो है वो किसानों के लिए यानी जो फार्मर्स होते हैं हमारे, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो बायोगैस जो है वो किसानों के लिए उपयोगी क्यों होता है, इसका क्या कारण क्या है आपको बताना है। तो बायोगैस जो है वो किसानों के लिए इसीलिए उपयोगी होता है क्योंकि इससे सलरी के उपयोग में खाद मिलती है। इट्स गेट्स मैनर एज अ सल्फर यानी इससे सलरी के रूप में खाद मिलती है। यही कारण है कि बायोगैस जो है वो किसानों के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा उठा के, तो उसमें हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए 100% पूछा आता है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए आपको नहीं पूछे। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको ज्ञात करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए एक अलग सी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें हम आपको ऑक्सीडेशन निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात करना बहुत ही अच्छे से सिखा देंगे, जिससे कि आप कोई भी आपको फार्मूला देखने को मिलेगा तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या चुटकियों में निकाल लेंगे। दोस्तों इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे K4FeCN6 में Fe यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आपको K4FeCN6 दिया हुआ है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है, आपको जो भी ऑक्सीकरण संख्या पूछता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी उसको सेम लिख देना है। दोस्तों के यानी पोटेशियम है, के यानी पोटेशियम है। तो पोटेशियम जो है यू आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट श्रेणी में आता है, यानी पहली सीरीज में आता है। तो पहली जो आवर्त सारणी में पहली जो आपके फर्स्ट ए के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्षारीय धातु। तो दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जितने भी आपके क्षारीय धातु होते हैं ना, जितने भी आपके क्षारीय धातु होते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो फर्स्ट ए आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वे सभी जो होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर व्यक्त करते हैं, यानी उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। तो यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन संख्या 1 हो जाएगी, 1 इंटू आपका K4 है तो यहाँ पे हम 4 कर लेते हैं, प्लस में यहाँ पे Fe है तो Fe तो हमें ज्ञात ही करना है, तो प्लस में हम Fe लिख लेते हैं, प्लस में CN यानी साइनाइड। तो दोस्तों एक चीज़ और नोट करना है आपको, जो आपका साइनाइड होता है यानी जो CN होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो -1 होती है। तो ये सब आप नोट करते रहिए, अन्यथा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर के तत्व होते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होती है, ये सब के लिए हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम CN का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, तो यहाँ पे CN6 है, तो यहाँ पे हम कोष्टक में लिख लेते हैं -1 इंटू 6। आई थिंक आपको विजिबल होगा, यहाँ पे कोष्टक में हम कर लेंगे -1 इंटू 6। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, प्लस में Fe यानी आयरन, तो यहाँ पे हम आयरन को लिख लेते हैं बराबर में, और प्लस यहाँ पे हमारा माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आगे आप सॉल्व करेंगे तो 4 + Fe - 6 = 0, तो 4F - F 4
प्लस एफ ई माइनस 6 इक्वल टू 0 तो हो ही गया है। 4 प्लस एफ ई माइनस 6 इक्वल टू 0, इतना तो हमारा आ ही गया है। हमें एफ ई ज्ञात करना है, तो हम जब एफ ई को बराबर में लेंगे, यानी एफ ई बराबर जब करेंगे तो हमारा जो 6 है वो बराबर में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और जब 4 को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आप माइनस में आ जाएगा। यानी जब एफ ई का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 2। तो 2 जो होगा यही हमारा एफ ई यानी आयरन की ऑक्सी संकर संख्या होगी, यानी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी फार्मूले का, कोई भी यौगिक आपको दिया हो, उसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिख रहा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला था वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आप बना लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा 2 जो आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन डालने में मिस प्रिंट हो गया, आपको 3 ही ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आप हमें बताइएगा ज़रूर कि अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है, ज्ञात करना नहीं आता है, तो इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो इसके लिए बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, SO2 गैस नहीं है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक विरंजक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं विरंजक यानी कि ब्लीचिंग, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये गैस जो है ये एक विरंजक है, और ये एक अपचायक भी है, और इसके साथ साथ इसका उपयोग हम कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। और मैंने आपको एक बात और बताया था, ये जो SO2 यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसका एक मुख्य गुण होता है, ये क्षारों के साथ जब अभिक्रिया करता है, यानी जब ये क्षारों के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाता है। सोच लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ये क्षार के साथ ही रिएक्शन करता है, और ये क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाता है। तो ये भी इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जिसको कि आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द एक्सप्लोसिव इन द फॉलोइंग्स, यानी कि निम्न में कौन विस्फोटक है, इनमें से कौन सा विस्फोटक है आपको बताना है। तो दोस्तों NCl3 जो है ये एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिफरेंस इन डिफरेंट्स कंपाउंड्स, यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा तत्व है जो कि भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न संयोजकता व्यक्त करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हुआ। निम्न तत्वों में से ऐसा कौन सा तत्व आपको बताना है जो कि भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न संयोजकता को व्यक्त करता है। तो दोस्तों Hg यानी कि मरकरी से आप बोलते हैं, जिसमें एक विशेष गुण होता है जो कि मर्क्यूरस यौगिकों के लिए जो Hg है, यानी जो आपका मरकरी है, इसकी संयोजकता जो होती है वो 1 होती है मर्क्यूरस यौगिकों के लिए। वहीं मर्क्यूरिक यौगिकों के लिए Hg की जो संयोजकता होती है वो 2 हो जाती है। तो ये इसका एक विशेष गुण होता है। यहाँ पे Hg यानी हमारा जो पारा होता है वही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों Hg से एक क्वेश्चन और बनता है, और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कौन सा ऐसा तत्व है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र तत्व है आपका Hg यानी पारा या मरकरी बोल सकते हैं इसे हम। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वेपर डज नॉट टेक विद द फॉलोइंग, जल वाष्प निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो जल वाष्प जो है ये Ag यानी कि चांदी जो आपकी होती है इसके साथ जल वाष्प रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप अपने क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए, और हमें लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया, जिससे आप अपनी तैयारी को भी एक प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं इनमें से क्या होता है, आपके
50% क्वेश्चन जो होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मिलते जुलते होते हैं। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो रामबाण साबित होता है हर साल के लिए। ये एक प्रकार से पैनेसिया का काम करता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जितना भी ज़्यादा हो सके आप सॉल्व करके ही जाइए एग्ज़ाम देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। मैग्नीशियम जो है वो वायु में जल करके क्या देता है? तो मैग्नीशियम जब वायु में जलता है तो ये आपका MgO यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड देता है और इसके साथ साथ Mg3N2 देता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है एग्ज़ाम से पहले तक, या फिर कि एग्ज़ाम आपका डेट भी लगभग नज़दीक आ चुका है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक करें और गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 साल तक के जितने भी सेट्स के क्वेश्चन पेपर हैं, मॉडल पेपर भी हैं, उन सभी को सॉल्व कर लीजिए। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। बशर्ते आपको 10 साल के पूरे क्वेश्चन पेपर को फुल एनालिसिस करना होगा और उसको पढ़ना होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलेय है। द गैस दैट हैज़ टू रेड अ रेड लिटमस एंड हैज़ अ लॉट ऑफ मर्जर इन वाटर। तो लाल लिटमस को नीला कर देने वाली जो गैस है वो है NH3 यानी अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक ऐसी गैस है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देती है यानी ब्लू कलर में चेंज कर देती है तथा जल में ये अत्यधिक विलेय होती है। NH3 यानी जो अमोनिया आपकी है ना, ये जल में अत्यधिक विलेय भी होती है और इसके साथ साथ ये लाल लिटमस को नीला कर देती है। क्या कर देती है? नीला कर देती है। तो लिटमस से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। द मिक्सचर ऑफ Cl2 यानी क्लोरीन एंड CO यानी कि CO क्या है? तो CO आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। इज मेड बाई कीपिंग इन द सनलाइट। Cl2 एंड CO के मिश्रण को सूर्य की रोशनी में रखने से क्या बनता है? दोस्तों क्लोरीन और कार्बन मोनोऑक्साइड को मिश्रण को अगर आप सूर्य की प्रकाश में यानी सूर्य की रोशनी में रख देते हैं तो आपका कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको अब तक जितना भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने उन सभी पार्ट को, उन सभी चैप्टर्स को, उन सभी वीडियोस को देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे। क्वेश्चन है द नेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज। हाइड्रोजन गैस की प्रकृति कैसी है? तो हाइड्रोजन गैस जो है इसकी प्रकृति न अम्लीय है और न ही क्षारीय है। क्या है? न ही अम्लीय है न क्षारीय है। दोस्तों आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि कोई भी यौगिक है जिसमें कि हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो तो अम्लीय कहलाएगा, आपने तो ये बताया था। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मैंने ये बताया था, पर जो हाइड्रोजन गैस है ना, इसकी प्रकृति न ही अम्लीय होती है न ही क्षारीय होती है। ये आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़िए। हाइड्रोजन का एक विशेष गुण होता है, ये कोई प्रकृति जो इसकी होती है न ही अम्लीय होती है और न ही क्षारीय होती है, परंतु किंतु जो हाइड्रोजन है ये किसी भी यौगिक के साथ मिल करके जब किसी यौगिक का निर्माण करता है तो उसकी प्रकृति को या तो अम्लीय बना देता है या फिर क्षारीय बना देता है। किस प्रकार? इस प्रकार की अगर हाइड्रोजन आयन, अगर आपके किसी भी यौगिक में, कोई भी विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है तो वो आपका जो विलयन होता है वो अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। वहीं अगर आपके किसी भी विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित हो यानी OH आयन उपस्थित हो तो वो आपका विलयन जो है वो क्षारीय हो जाता है। जैसे में आप एग्जांपल में ले लीजिए NaOH, जिसमें आपका हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित है, इसमें आपका हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित है। तो जिस भी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होता है वो विलयन को क्षारीय बना देता है। वहीं आपको एक एग्जाम्पल हम और दे के समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे में आप H2SO4 को ले लीजिए यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लीजिए। H2SO4 को आप जब लेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें हाइड्रोनियम आयन उपस्थित है यानी इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है और ये
हाइड्रोजन की उपस्थिति इस विलयन को अम्लीय बना देती है। इसमें आपको हाइड्रोक्सिल आयन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको केवल हाइड्रोनियम आयन ही देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है कि अम्लीय और क्षारीय मान को कैसे निकालें, पीएच मान को कैसे ज्ञात करें। तो दोस्तों पीएच मान वाली हमारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको पीएच मान निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। और पीएच मान के साथ साथ आप किसी भी विलयन को, किसी भी यौगिक को देख कर ही बता सकते हैं कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय विलयन को पहचानने के लिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन छात्र नहीं कर पाते हैं। ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपका 2.2 रहेगा। 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लेनी होगी। आपको यहाँ पे कुछ मान दिए हुए हैं, जैसे कि कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो 40 होता है, वहीं कार्बन का जो है वो 12 होता है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपका गलती हो गया है, यहाँ पे आपका 12 रहेगा। कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, वहीं ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। ठीक है, इतना आपको तो दे दिया गया है और आपको एग्जाम में देगा भी। देखिए आपको ज्ञात करना है 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 की मात्रा कितनी ले होंगी। दोस्तों आपको जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो आपको सबसे पहले रिएक्शन को लिख लेना है। रिएक्शन क्या है, CaCO3 की कितनी मात्रा हम लें कि हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो। और प्लस में अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें लेनी है, प्राप्त करने के लिए इसको लेना है, पर अगर आप यहाँ पे CaO हमारा यहाँ पे बच जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा CaO जो है वो बच जाता है। तो अब हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि CO2 को प्राप्त करने के लिए हमें CaCO3 की कितनी मात्रा लेनी होगी, तो हमने इसका रिएक्शन जो है कंप्लीट रिएक्शन लिख लिया है। इसके बाद आगे हमको क्या करना है, तो आगे हमको मान तो दे दिया गया है, हमको करना क्या है, हमको Ca का जो मान है वो 40 दिया हुआ है, यहाँ पे 40 दिया हुआ है। प्लस में यहाँ पे कार्बन का मात्रा वो 12 होता है, यहाँ पे गलती हो गया है, 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं। और प्लस में O3 यानी ऑक्सीजन का तो हमारा परमाणु भार 16 होता है, तो आपका हो जाएगा 16 इंटू यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा 40 प्लस 12 और प्लस 48। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 100। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, यानी CaCO3 का जो अणु भार हमारा आया वो आ गया 100। CaCO3 जो है इसका अणु भार हमारा 100 आ गया है। इस दोस्तों हमने CaCO3 का अणु भार जो है वो निकाल लिया है, हमारा आया है 100। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे किसका, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार। तो कार्बन का जो हमारा परमाणु भार है वो 12 है, प्लस में हमारा जो ऑक्सीजन है इसका 16 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 परमाणु हैं तो हमारा 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी 12 और प्लस 32 जब आप ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका अणु भार जो है वो हमारा 44 आ गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है CaCO3 की कितनी मात्रा होगी CO2 प्राप्त करने के लिए, कितना 2.2 ग्राम, यहाँ पे डिलीट हो गया है। तो 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 की मात्रा कितनी लेनी होगी, तो इसको ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमने 44 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो CaCO3 की मात्रा होगी वो 100 होगी। यहाँ पे हमने निकाला था ना कि हमारा जो CO2 है इसका 44 आया था और CaCO3 का हमने निकाला था तो आया था 100, यानी कि 44 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक मात्रा होगी CaCO3 की वो 100 होगी, 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 44 ग्राम CO2 की मात्रा जो होगी वो 100 ग्राम होगी CaCO3 की। ठीक है, तो हमें निकालना है 2.2 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक CaCO3 की मात्रा कितनी होगी, क्योंकि हमको 100 ग्राम पे निकालना है तो हमारा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2.2 ग्राम पे निकालना था तो यहाँ पे 100 इंटू 2.2 हो जाएगा और बाई हमारा हो जाएगा 44। 44 यहाँ क्यों रखेंगे,
क्योंकि हमने 44 ग्राम CO2 पर निकालना है, तो हमारा यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी कि CO2 का हमारा अणु भार यानी जितने ग्राम के लिए ज्ञात करना है बाई यहाँ पे CO2 का अणु भार और CO2 का ग्राम प्रतिशत जो होगा दिया होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे 2.2 ग्राम है। आपके क्वेश्चन में और कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पे इसको रख लेना है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसे जब आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2.2 ग्राम है, तो यहाँ पे अगर आप एक इसमें से जो जीरो है, एक जो इसमें जीरो है ना, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 बार में कट जाएगा, और जब 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो हमारा 5 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। 5 जो हमारा ग्राम में आएगा वो क्या होगा, जो हमारा 5 ग्राम में आया है ना, वो होगा 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 की जो मात्रा लेनी होगी वो लेनी होगी 5 ग्राम। यानी अगर आप 5 ग्राम अगर आप 5 ग्राम CaCO3 की मात्रा लें तो हमारा जो 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेव ऑफ द वेव्स इमिटेड बाय द बैट्स इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ। चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन ये है। चमगादड़ की जो उत्सर्जित आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है, 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो एक्चुअली में 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितना होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पर यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट बन गया होगा, इसलिए मैंने इसको क्लियर करना समझा। देखिए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 2,000 हर्ट्ज से कम, और चौथा में दिया हुआ है 20 यानी 2,000 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो करेक्ट होगा, 2,000 हर्ट्ज से अधिक। और ये आपके 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से कम दिया हुआ है, इसलिए हम इस ऑप्शन को सही नहीं मान सकते। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पर आपको ये याद रखना है कि जो इसकी आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रीम मेजरमेंट इज 100 ओम इन दिस द सेक्शन विल बी फॉलोड बाय द वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट्स। एक धारा मापी है जिसका कि प्रतिरोध जो है वो 100 ओम है। इससे 4 वोल्ट का विभवांतर लगाने से धारा प्रवाहित होगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इसको आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन जो है वो ओम्स का लॉ के पे ही सॉल्व होगा। ओम्स लॉ पे ही सॉल्व होगा। ओम्स का लॉ क्या है, ओम्स का जो लॉ है वो है V=I/R, V=I/R। इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। आपको प्रतिरोध का मान तो दे दिया है, यानी कि R का मान, रेजिस्टेंस का मान दे दिया है। इसके साथ साथ वोल्ट यानी कि 4 वोल्ट का प्रतिरोध है, यानी विभवांतर भी आपको दे दिया गया है। आपको I ज्ञात करना है, तो आपका फार्मूला होता है V=I/R। और जब आप I ज्ञात करेंगे तो आपका I हो जाएगा V/R। आपको I यानी धारा ही ज्ञात करना है, तो I आपका हो जाएगा, V का मान हमारा कितना है 4 वोल्ट, और यहाँ पे R का जो मान है वो 100 ओम है। तो जब आप 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.04 एम्पियर में होगा। 0.04 एम्पियर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं मैच खा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा हो जाएगा 0.04 एम्पियर करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों बिल्कुल भी इसमें आप जल्दीबाजी नहीं करिएगा। बहुत सारे छात्र जो है वो 0.4 भी आंसर दे रहे थे, तो ये जो आंसर है ना वो करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे 0.04 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल लोड ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन ओवर द वाटर। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या है? पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होगा? तो अगर कोई भी वस्तु पानी पर तैर रही है, तो आप जानते हैं अगर पानी पे कोई भी वस्तु तैर रही है तो उस पे कोई भी बल या फिर भार नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते होंगे आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु जो भी पानी पर तैर रही है तो उसके द्वारा हटाया गया जल का आयतन उस वस्तु के भार के बराबर हो जाता है, अर्थात इस पर जो आभासी भार होता है वो शून्य हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आप सभी ने आर्किमिडीज सिद्धांत को बहुत बार पढ़ा होगा, तो इसको बताने की आवश्यकता ही यहाँ पे नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 grandsons of 16 grams and 25 grams of mass are running from the some kinetic energy. The ratio of their passions is। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना, इससे आसान क्वेश्चन समझ लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं है। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए बहुत पीछे हैं। 16 ग्राम तथा 25 ग्राम द्रव्यमान की दो गेंदें हैं जो कि समान गतिज ऊर्जा से चल रही हैं, उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों संवेग ज्ञात करने के लिए काइनेटिक एनर्जी से जो रिलेटेड फार्मूला है वो कौन सा है? हाफ एम वी स्क्वायर। इस फार्मूले को आप जानते होंगे, यहाँ स्क्वायर। इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो 16 ग्राम आपका दिया हुआ है इसको आप मान लीजिए m1, यानी इसे हम m1 मान लेते हैं, और ये जो 25 ग्राम है इसको हम m2 मान के सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम कर लेते हैं हाफ m1 वी स्क्वायर, और एक कर लेते हैं हाफ m2 वी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो हाफ m1 स्क्वायर वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे v2 कर लीजिए, और यहाँ पे स्क्वायर आपका नहीं रहेगा, ये आपका स्क्वायर यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो हाफ हाफ है और भी जो है दोनों में कैंसिल आउट हो जाता है। जो हमारा हाफ हाफ है और भी जो है वो दोनों में हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम यहाँ पे हाफ जो है दोनों को हटा देते हैं, और हमारा हाफ हटाने पे क्या होगा? हमारा हो जाएगा m1 वी स्क्वायर इक्वल टू m2 वी स्क्वायर। चलिए इसमें हम अपना मान रख लेते हैं। तो मान क्या क्या इसमें दिया हुआ है? m1 का मान है 16 वी स्क्वायर इक्वल टू m2 का मान है, m2 का मान क्या है? m2 का मान है आपका 25 वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम अगर इसको v1 और v2 भी मान लें तो भी हमारे मान जो है, क्योंकि दोनों का जो द्रव्यमान है अलग अलग है, तो यहाँ पे हम v1 और v2 मान लेते हैं। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो 16 v1 स्क्वायर इक्वल टू 25 v2 स्क्वायर। जब इसे हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, या फिर हम इसको उधर भेज दें तो हमारा हो जाएगा v2 स्क्वायर भाई v1 स्क्वायर इक्वल टू 25/16। इतना तो आपने समझ में आ गया होगा। v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर इक्वल टू 25/16 तो हमारा आ गया है। तो दोस्तों v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर इक्वल टू 25/16 आ गया है। जब आप v2 बाई v1 निकालेंगे तो दोनों का वर्ग हो जाएगा, जो कि 5/4 आ जाएगा। तो 5/4 आ गया हमारा है यहाँ पे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो भी 5/4 ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा है 5/4, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 100 वाट एंड 250 वोल्ट ऑन अ बल्ब, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फाइबर इज। एक बल्ब पर 100 वाट और 250 वोल्ट अंकित है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 250 वोल्ट, इसके अलावा 400 वोल्ट, -625 ओम और 800 ओम। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है P, यानी कि जो 100 वाट का आपका बल्ब है, तो यहाँ पे वाट जो है वो दिया हुआ है P इक्वल टू, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 100 वाट, और यहाँ पे विभवांतर जो है V इक्वल टू दिया हुआ है 250 वोल्ट, और आपको ज्ञात क्या करना है? प्रतिरोध, यानी कि R आपको ज्ञात करना है। तो
यहाँ पे वाट, बोल्ट और रजिस्टेंस से संबंधित एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला है आपका P=V²/R। तो इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हमको R यही ज्ञात करना है। तो जब हम R निकालेंगे तो R=V²/P हो जाएगा। तो हम जब R=V²/P को ज्ञात करेंगे तो हमारा R=V का जो हमारा मान है वो 250 वोल्ट है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 250 वोल्ट इंटू 250 वोल्ट हो जाएगा। बाई में P का जो मान है वो 100 वाट है। तो हमें 100 वाट दिया हुआ है तो 100 वाट में दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल आउट हम कर देने वाले हैं। और जब आप R निकालेंगे तो यहाँ पे 25 और 25 बचा हुआ है। 25 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारा 625 यानी R हमारा 625 ओम आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे -625 दिया हुआ है तो ये माइनस जो है वो मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे 625 ओम हमारा करेक्ट आंसर होगा। जिसका 625 आया है उन सभी छात्रों का आंसर जो है वो करेक्ट होगा। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ टू वेव्स इज 1:4। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी इज, दो तरंगों के आयामों का अनुपात जो है वो 1:4 है। इनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे आयामों का जो अनुपात है वो 1:4 दिया हुआ है। यानी कि A1 और A2 का जो मान है वो दिया हुआ है। A1 आपको 1 दिया हुआ है और A2 का मान जो है वो 4 दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको I1 और I2 ज्ञात करना है। दोस्तों इसके लिए फार्मूला होता है आपका I1/I2 = A1² मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को सभी छात्र नोट कर लीजिए। इसी फार्मूले पे आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में और इस फार्मूले पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपको I1/I2 का मान ज्ञात करना है और A1 और A2 का मान तो आपको पता ही है 1 और 4। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप I1 और I2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। यानी 1/16 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है 1/16 यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेव्स इन द फॉलोइंग आर रिगिट्यूडनल वेव्स। निम्न में से कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं? निम्न में से कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो कि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं? दोस्तों तरंगे जो होती हैं वो कुल 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंगे इनमें से कौन है? तो यहाँ पे जो वायु में ध्वनि तरंगे हैं वो हैं आपके अनुदैर्घ्य तरंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग की बात कर लें तो प्रकाश की किरणें जो हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे ये भी आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो एक सीधी समांतर रेखा में चलती हैं। वहीं अनुदैर्घ्य तरंगे जो हैं वो आपकी समांतर रेखा में न चल करके लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आप सभी ने अपने अपने बचपन में नदी तालाबों में बैठ करके कंकड़ फेंका करते होंगे। तो वो जो आप कंकड़ फेंकते हैं स्पीड में तो क्या होता है ये कंकड़ कभी कभी जल में ऐसे जल को काटते हुए ऊपर नीचे करते हुए काफ़ी दूरी तक चला जाता है। तो ये भी एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग का ही उदाहरण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अ विलेज वाटर व्हील नीड टू हीट टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू हीट। यानी कि 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता कितनी होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट से संबंधित फार्मूला जो होता है वो जानते होंगे। C/5 = F-32/9। ये फार्मूला सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट से संबंधित संबंध को दर्शाता है। ये फार्मूला आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हमको C जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो C/5 = F-32/9 है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है किसका मान? F का मान। तो चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। F का मान जो है हमको 0 दिया है, हमको C का मान ज्ञात करना है। हमको 0 इसका मान दिया हुआ है।
तो C/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे F का मान 0 है, 0 माइनस 32/9 हो जाएगा। यहाँ आगे जब सॉल्व करेंगे तो 9C इक्वल टू, यहाँ पे हमारा C/5 है तो 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 का जब 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 5 3 जा 15, और 15 1 16, यानी कि 9C इक्वल टू 160, यानी 160 आ गया है। 9C इक्वल टू 160, तो जब आप C इक्वल टू निकालेंगे तो C इक्वल टू आपका हो जाएगा 160/9। डिवाइड करिए इसको, तो C का मान जो आएगा इसको डिवाइड करने पे वो आएगा आपका 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा हमारा C का मान। अब हमको ज्ञात करना है इसमें कि कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ऊष्मा की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है m इंटू एस इंटू टी। m इंटू एस इंटू टी, ये फार्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा ऊष्मा ज्ञात करने के लिए। ऊष्मा को हम U से डिनोट कर सकते हैं। U इक्वल टू हमको ज्ञात करना है क्या, m इंटू एस इंटू टी। तो m जो है वो हमारा 1 है, m का जो मान हमारा है वो 1 है, इंटू s का मान हमारा जो है वो भी 1 है, यानी कि समय जो है वो 1 ही सेकेंड है, तो 1 हो जाएगा, और इंटू m इंटू एस इंटू टी का जो मान हमने निकाला है, टी का मान जो हमारा जो ताप है वो हमारा कितना आया था, 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमारा 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.7 हमारा आ जाएगा, यानी जो हमारी ऊष्मा होगी वो कैलोरी में 17.7 कैलोरी आ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 17.7 कैलोरी है। यहाँ पे आप ऑप्शन जो देख रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे आपको 17-7 दिख रहा है, तो ये मिस प्रिंट हो गया दोस्तों। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 17.7 कैलोरी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डेस्ट टेक्स्ट ऑफ टू गैसेज इज 1:16, द रेट ऑफ देयर फ्रैगमेंशन विल बी प्रोपोर्शन, यानी कि दो गैसों के घनत्वों का अनुपात जो है वो आपका 1:16 है। इनके विसरण की दरों में अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आप फार्मूला नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपका फार्मूला होता है R1/R2 इक्वल टू इन द रूट D2/D1। यहाँ पे आपको R1 और R2 के बीच में जो अनुपात होगा वो याद करना है, और D2 और D1 का जो मान है वो आपको, D क्या है, D आपका घनत्व ही है, तो आपको घनत्व का जो अनुपात है वो होता है दिया हुआ है, तो R1/R2 का जो अनुपात निकालेंगे तो इक्वल टू आपका हो जाएगा इन द रूट में, तो आपका सब कुछ है ही। आपको यहाँ पे D2 का मान जो है वो कितना दिया है, 1/16 है, तो D2 का मान जो है वो 16 है, और बाई में D1 का जो मान है वो 1 है। दोस्तों इन द रूट 16/1 आपका आ गया है। जब आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 4/1 आ जाएगा, यानी 4/1 जो आ जाएगा, इसको हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना छोटा सा फार्मूला है, और इस छोटे फार्मूले पे इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यही सब क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अगर आपको ये सब क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाते हैं तो आपके 4-4 अंक हर प्रश्न के लिए फिक्स हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, यूज द क्रैक्ड क्रड इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में पटलित क्रोड का उपयोग क्यों करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र कम करने के लिए, यानी टू रिड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा दिया हुआ है क्रोड में भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, यानी टू रिड्यूस्ड वोल्टेक्स स्ट्रीम लॉस इन क्रोड। चौथा दिया हुआ है क्रोड में चुंबकत्व कम करने के लिए, यानी कि टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड इन द क्रोडी। दोस्तों ट्रांसफार्मर में पटलित क्रोड का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि क्रोड में भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये रहा आज की हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न। एन ऑब्जेक्ट दैट इज केप्ट बिटवीन द फोकस एंड द कर्वेचर नेचर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, इट्स रिफ्लेक्शन विल बी मेड। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु है जो कि अवतल दर्पण के सामने तथा एक वस्तु है जो कि अवतल दर्पण के सामने तथा वक्रता केंद्र यानी सी के बीच रखा गया है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अवतल दर्पण है, तो आप अवतल दर्पण देख कर ही इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा उल्टा, वास्तविक व बड़ा, यानी यूनिवर्टेड, रियल एंड बिग। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये था हमारी आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे के किसी अन्य प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको प्रश्न समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें से क्वेश्चन बार बार 50% क्वेश्चन इससे फंसते हैं और इसके आगे के एग्ज़ाम में भी फंसने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इन सभी फार्मूलों को भी नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।